नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो देखिए लगभग एक सदी पुरानी है, पर आज भी उतनी ही ताज़ा और क्या कहते हैं रेलेवेंट लगती है। हाँ बिल्कुल। 1936 में आई थी ये किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जी। डेल कार्नेगी की। जी हाँ, वही। और कमाल की बात है कि वक्त के साथ इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। और शायद इसकी वजह ये है कि ये किसी खास टेक्नोलॉजी या मतलब किसी खास जमाने की बात नहीं करती। ये बात करती है इंसान के मूल स्वभाव की, उसकी इच्छाएं, उसका बर्ताव, उसकी गहरी समझ पर आधारित है ये। सही कहा। तो आज हमारा इरादा पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो सबसे असरदार सबक हैं, उनको समझना है। हाँ, ताकि हम बेहतर तरीके से बात कर सकें, लोगों से जुड़ सकें, रिश्ते मजबूत बना सकें। और हमारा स्रोत जाहिर है कार्नेगी की यही किताब है। बिल्कुल। और लक्ष्य ये है कि हम उन आइडियाज को समझें जो मानवीय मनोविज्ञान की जड़ में है। जैसे हर इंसान चाहता है कि उसे तवज्जो मिले, लोग उसे समझें, उसकी सराहना करें। ये एक बहुत गहरी चाहत है। और हम देखेंगे कि कैसे हमारे बर्ताव में छोटी छोटे बदलाव, पर सच्चे बदलाव, दूसरों से एक अच्छा रिएक्शन पाने में, भरोसा बनाने में और अंत में एक ज्यादा कामयाब और संतुष्ट जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कार्नेगी के इस खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में उनके सिद्धांत कितने काम के हैं। सबसे पहले लोगों से बर्ताव करने की जो बुनियादी तकनीकें हैं, कार्नेगी का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक क्या है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात जिस पर कार्नेगी बहुत जोर देती हैं, वो है आलोचना, निंदा या शिकायत से बचना, एकदम बचना। आलोचना से बचना, पर क्यों? कभी कभी तो लगता है कि बताना जरूरी है कि कहाँ गलती हो रही है। हाँ, लगता है। पर कार्नेगी का मानना था कि किसी की नुक्ताचीनी करना असल में बेकार है, क्योंकि ये सीधे इंसान के अहम को, उसके ईगो को चोट पहुंचाता है। अच्छा। और नतीजा, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, मन में कड़वाहट आ जाती है, वो आपकी बात सुनने के बजाय शायद आपसे दूर हो जाए या मन ही मन आपका विरोध करने लगे। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। हम सोचते हैं आलोचना से सुधार होगा, पर होता शायद उल्टा है। अक्सर। तो अगर आलोचना नहीं करनी तो फिर क्या करें? खासकर जब कोई सच में गलती कर रहा हो, उसे नजरअंदाज कर दें। नहीं, नजरअंदाज नहीं। कार्नेगी का सुझाव है कि आलोचना करने के बजाय आप कोशिश करें कि सामने वाले के नजरिए को समझें। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके हालात क्या हो सकते हैं। सहानुभूति दिखाना मतलब? बिल्कुल, सहानुभूति। जैसा वो कहती हैं, किसी को समझने और माफ करने के लिए ज्यादा हिम्मत और आत्मनियंत्रण चाहिए, बजाय उसकी निंदा करने के। ये मुश्किल रास्ता है, मानती हूँ, पर ज्यादा असरदार भी यही है। समझना आसान है, करना मुश्किल। खैर, इसी से जुड़ा उनका दूसरा सिद्धांत है सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ आलोचना से बचना, दूसरी तरफ तारीफ करना, कहीं ये चापलूसी जैसा तो नहीं? नहीं, यही तो कार्नेगी का कमाल है। वो सच्ची और ईमानदारी से इन शब्दों पर बहुत जोर देती हैं। ये मक्खन लगाना या झूठी तारीफ करना नहीं है। अच्छा। ये है सामने वाले में कुछ अच्छा, कुछ वास्तविक गुण ढूंढकर उसे पहचान देना। देखिए, हर इंसान, जैसा हमने पहले कहा, महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। ये उसकी बुनियादी जरूरत है। हाँ बिल्कुल। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, तो आप उसकी इसी गहरी जरूरत को पूरा करते हैं। और ये किसी को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, आलोचना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तो मतलब दूसरों की कमियों पर फोकस करने के बजाय उनकी खूबियों को ढूंढें और उसे ईमानदारी से सराहें। ये रवैया रिश्तों को मजबूत करेगा। ठीक है। अब आते हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने या उन्हें पसंद कराने के तरीकों पर। कार्नेगी ने इसके 6 तरीके बताए हैं। उनमें से आपको सबसे असरदार क्या लगता है? मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और शायद जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, वो है लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। सच्ची दिलचस्पी। हाँ, सच्ची शब्द यहाँ फिर से बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर पूछना नहीं है कि और सब ठीक या कैसे हैं, बल्कि सच में उनके जीवन में, उनकी रुचियों में, उनकी खुशियों और उनकी परेशानियों में एक वास्तविक जिज्ञासा दिखाना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के दूसरों में रुचि लेते हैं, तो वो भी स्वाभाविक रूप से आप में रुचि लेने लगते हैं।
ये आजकल की दुनिया में काफी मुश्किल लगता है, जहाँ हर कोई अपनी ही धुन में, अपने फोन में है तो मुश्किल, लेकिन ये भी सच है कि जब कोई सच में हमारी बात ध्यान से सुनता है या हमारे किसी शौक के बारे में पूछता है तो हमें अच्छा लगता है ना। लगता तो है, जुड़ाव महसूस होता है। और एक और तरीका जो कहानी की बताती है वो बहुत सरल है, पर शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी का नाम याद रखना। ओ हाँ, ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। कैसे? कार्नेगी कहती थीं कि किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे प्यारी और सबसे जरूरी आवाज है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, बार बार सम्मान से, तो आप असल में उसे एक व्यक्ति के तौर पर पहचान और सम्मान दे रहे होते हैं। ये फौरन एक अपनापन पैदा करता है। ये दिखाता है कि आपने ध्यान दिया कि वो आपके लिए महज भीड़ का एक चेहरा नहीं है। बात तो सही है। तो सच्ची दिलचस्पी और नाम याद रखना, ये दो चीजें ही काफी हद तक लोगों को आपकी तरफ खींच सकती हैं। मुस्कुराना और अच्छा श्रोता बनना, वो भी शायद इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। अच्छा श्रोता बनना मतलब आप दिलचस्पी ले रहे हैं, मुस्कान गर्मजोशी दिखाती है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जो कई लोगों के लिए, मेरे ख्याल से, सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं, बिना बहस किए या उन्हें नाराज किए बिना। कार्नेगी का पहला नियम ही बड़ा दिलचस्प है। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। हाँ, ये कार्नेगी के सबसे मजबूत विचारों में से एक है। उनका तर्क सीधा है, आप बहस कभी जीत नहीं सकते। जीत नहीं सकते? क्यों? अगर आपके पास तथ्य हैं, लॉजिक है। मान लीजिए आपने तथ्यों और तर्कों से सामने वाले को चुप करा भी दिया, बहस जीत भी ली, पर क्या आपने उसका दिल जीता? शायद नहीं। बल्कि हो सकता है आपने उसकी सद्भावना खो दी हो, उसका सम्मान खो दिया हो। बहस अक्सर क्या बन जाती है? अहम की लड़ाई, ईगो क्लैश, जहां कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता, सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है। इसलिए जहां तक हो सके बहस से, टकराव से बचें। लेकिन अगर मुद्दा जरूरी हो और असहमति हो ही, तो क्या चुप रह जाना चाहिए? नहीं, चुप नहीं रहना है, तरीका बदलना है। यही कार्नेगी का दूसरा नियम काम आता है। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। कभी सीधे तौर पर ये ना कहें आप गलत है। ओह, ये तो हम अक्सर कह देते हैं। हाँ, और ये कहना ऐसा है जैसे किसी के चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। ये सीधे उसकी समझदारी पर, उसके जजमेंट पर सवाल उठाता है और फिर वो फौरन अपना बचाव करने लगता है। आपकी बात सुनने के बजाय वो अपनी बात सही साबित करने में लग जाता है। तो फिर असहमति कैसे जताएं अगर हम वाकई सहमत नहीं है तो? नरमी से, चतुराई से। आप कह सकते हैं, देखिए मैं इस मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अच्छा। या आप कह सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, अक्सर होता हूँ, चलिए तथ्यों को एक बार फिर से देख लेते हैं। और अगर आपको लगे कि आप सच में गलत हैं, तो कार्नेगी का तीसरा नियम है, इसे फौरन खुलकर और जोर देकर मान लें। अपनी गलती मान ले फौरन। हाँ, अपनी गलती तुरंत और ईमानदारी से मानने से ज्यादा ताकतवर और क्या कहते हैं, सामने वाले को निरस्त्र करने वाली कोई चीज नहीं है। यह आपकी ईमानदारी दिखाता है, आपका बड़प्पन दिखाता है और सामने वाले को भी नरम बना देता है। बहस वहीं खत्म हो जाती है। ये वाकई शक्तिशाली है। बहस से बचना, दूसरों की राय का सम्मान करना और अपनी गलती हो तो फौरन मान लेना, ये अपने आप में बातचीत का पूरा माहौल बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन किसी को अपनी बात के लिए राजी करने के लिए और क्या किया जा सकता है? एक नियम जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, दूसरे व्यक्ति को महसूस होने दें कि विचार उनका है। ये कैसे काम करता है? ये तो थोड़ी चालाकी नहीं हुई? नहीं, अगर इसे ईमानदारी से किया जाए तो ये चालाकी नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ है। देखिए, हम सब उन विचारों का ज्यादा समर्थन करते हैं, उन पर ज्यादा दिल से अमल करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। ये तो है। सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें खुद उस नतीजे पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। उन्हें लगने दें कि ये शानदार आइडिया उन्हीं के दिमाग की उपज है। अच्छा, मतलब उन्हें गाइड करना, ना कि हुक्म देना। हाँ बिल्कुल, सहयोग का माहौल बनाना। और शायद इन सब में सबसे जरूरी नियम जो है वो है ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करना। सहानुभूति। फिर से वही बात, सहानुभूति। हाँ, क्योंकि ये शायद पूरी किताब का सार है, एसेंस है। अगर आप सच में ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी चिंताएं क्या हैं, उसका दुनिया देखने का नज़रिया क्या है, तो आप उसके साथ एक गहरा वास्तविक रिश्ता बना सकते हैं।
और तब उन्हें प्रभावित करना या अपनी बात समझाना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे, आप उनकी दुनिया को समझकर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है, जीने का तरीका है। सही कहा। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम बहस से बचकर दूसरों के नजरिए को समझकर उन्हें अपनी सोच की तरफ धीरे धीरे ला सकते हैं। अब आते हैं आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर। एक लीडर कैसे बने, लोगों को बदलें लेकिन बिना उन्हें ठेस पहुंचाए या नाराजगी पैदा किए। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है तो लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है। पहला कदम क्या है इसमें? कार्नेगी के अनुसार पहला कदम वही है जिससे हमने लोगों से व्यवहार करने की तकनीकें शुरू की थी। प्रशंसा और सच्ची सराहना के साथ शुरुआत करें। यानी अगर किसी को फीडबैक देना है, कुछ सुधार बताना है तो भी? हाँ, खासकर तब सीधे कमी बताने की बजाय पहले उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करें, उसके किसी मजबूत पक्ष की या किसी पिछले अच्छे काम की। इससे होता यह है कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि आप सिर्फ कमियां नहीं देख रहे, उसका मनोबल भी बना रहता है। अच्छा, इसे शायद सैंडविच तकनीक भी कहते हैं ना? पहले तारीफ, फिर सुधार की बात और फिर हौसला अफजाई। हाँ, कुछ वैसा ही। पर कार्नेगी सिर्फ तकनीक की बात नहीं करती, वो इसे ईमानदारी से करने पर जोर देती हैं। अब सवाल है कि गलतियों की तरफ ध्यान कैसे दिलाएं, बिना सीधे तौर पर उंगली उठाए। कार्नेगी कहती हैं, लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। इसका क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब घुमा फिरा कर? हाँ, थोड़ा। मतलब सीधे ये कहने की बजाय कि तुमने ये गलत किया, आप शायद अपनी कोई पुरानी गलती का जिक्र कर सकते हैं जो इससे मिलती जुलती हो। आप कह सकते हैं, अरे मुझसे भी एक बार ऐसी चूक हो गई थी। अच्छा। या आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि कभी-कभी इस तरह के काम में ये चुनौती आ जाती है। या फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है, सीधे आदेश देने की बजाय सवाल पूछें। सवाल पूछें? जैसे ये कहने की बजाय कि इसे ऐसे करो, आप पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे इस तरह से करने की कोशिश करें तो शायद बेहतर नतीजा मिलेगा? या इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सवाल पूछने से सामने वाले को लगता है कि वो समाधान का हिस्सा है। उसे लगता है कि उसकी राय मांगी जा रही है, न कि उसे डांटा जा रहा है या हुक्म दिया जा रहा है। ये बहुत सूक्ष्म तरीका है। आदेश देने की बजाय सवाल पूछना वाकई ज्यादा सहयोग पैदा कर सकता है। और एक और बात जो मुझे इसमें बहुत महत्वपूर्ण लगी, दूसरे व्यक्ति को अपना सम्मान बचाने दें। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हाँ, ये बेहद जरूरी है। किसी की इज्जत को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर सकता है, चाहे आप लीडर हो या कोई भी। मतलब मान लीजिए किसी ने कोई बड़ी गलती की है, फिर भी कोशिश करें कि उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा न होना पड़े, सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो, उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। कैसे? शायद अकेले में बात करें या इस तरह से बात करें कि उसकी नीयत पर सवाल न उठे, बल्कि प्रक्रिया पर या हालात पर बात हो। एक अच्छे लीडर का काम हौसला देना है, हौसला तोड़ना या नीचा दिखाना नहीं। सही कहा। और इसी से जुड़ा है एक और सिद्धांत, छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। मतलब सिर्फ बड़ी कामयाबी पर ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप किसी की कोशिश को या उसकी छोटी सी तरक्की को भी पहचानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं ईमानदारी से, तो आप उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोगों में विश्वास जगाता है, उनमें ये भावना आती है कि उनकी मेहनत देखी जा रही है, और ये वफादारी भी बढ़ाता है। लोग उस लीडर के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं जो उनकी कोशिशों को देखता है और सराहता है। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए तारीफ से शुरुआत करना, गलतियों की तरफ इशारों में ध्यान दिलाना, सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछकर राह दिखाना, दूसरों की इज्जत बचाना और छोटी छोटी तरक्की पर भी हौसला देना, ये कुछ मुख्य बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई अधिकार जताने से ज्यादा सम्मान और प्रोत्साहन देने के बारे में है। सही कहा आपने। ये सारे सिद्धांत सुनने में शायद आसान लगे, पर इन्हें लगातार और पूरी ईमानदारी से अमल में लाना वही असली चुनौती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को, इसके निचोड़ को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? हमारे श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? टेक अवेज। देखिए, पहला और सबसे बुनियादी सबक तो यही है, इंसान आलोचना से नहीं, सराहना से प्रेरित होता है। सच्ची तारीफ करें, नुक्ताचीनी से बचें। ये पहली बात। ठीक है।
दूसरा, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना, यानी सहानुभूति। यही मजबूत रिश्तों और प्रभाव की नींव है, फाउंडेशन है। दिलचस्पी और सहानुभूति। तीसरा, लोगों को अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका बहस करना या अपनी इच्छा उन पे थोपना नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना है और उन्हें वो हासिल करने में मदद करने का रास्ता दिखाना है, मतलब उनके फायदे की बात करना। अच्छा, विन विन सिचुएशन बनाना। हाँ, कह सकते हैं। और चौथा, खासकर लीडरशिप के संदर्भ में, प्रभाव आपके पद या आपकी ताकत से नहीं आता, वो आता है सम्मान देने से, हौसला बढ़ाने से, लोगों की गलतियों को सुधारने में उनकी मदद करने से और उन्हें उनकी काबिलियत का एहसास दिलाने से। ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 80 साल पहले थी, इसमें कोई शक नहीं। शायद इसीलिए ये किताब आज भी बेस्ट सेलर है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ तकनीकें नहीं बताती, ये मानवीय रिश्तों की एक गहरी बुनियादी समझ देती हैं। हाँ, और ये जरूर साफ करना चाहिए कि कार्नेगी की किताब का मकसद लोगों को इस्तेमाल करना या उन पर चालाकी से काबू पाना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग शायद गलत समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली उद्देश्य है सच्चे आपसी सम्मान पर टिके रिश्ते बनाना और ईमानदारी से प्रभाव डालना, ऑथेंटिक रिश्ते। बिल्कुल। तो अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों को जानना एक बात है, हमने आज चर्चा की, समझ लिया, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने रिश्तों में उतारना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, असली काम तो वही है। तो क्या असली बदलाव और बेहतर रिश्ते तभी बनते हैं जब हम इन उसूलों को सिर्फ दिमाग में नहीं रखते, बल्कि अपने व्यवहार में लगातार और पूरी ईमानदारी से शामिल करते हैं? ये शायद विचार करने लायक सवाल है। बिल्कुल, जानना काफी नहीं है, अमल करना जरूरी है।